स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है सेशन को, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो। मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो आज का ये लेक्चर हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता ही है कि पॉलिटिकल साइंस में हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको तो पता ही है क्या करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो सब लोग जल्दी से एनसीईआरटी को ओपन कर लो, ध्यान से, दिल से, मन लगाकर लेक्चर को सुनो। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तुमको बहुत मजा आएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो चैप्टर की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में हमसे क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं a constitution is not only about the composition of various organs of government and relation among them। कह रहे हैं कि संविधान में हमें गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में तो बताया ही जाता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनके बीच का रिलेशन भी बताया जाता है। पर संविधान में सिर्फ ये ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। एज वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, Constitution is a document that set limits on the power of government। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, संविधान एक डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करके रखता है एंड एंश्योर्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। संविधान के वजह से देश में डेमोक्रेसी बनी रहती है एंड संविधान की वजह से ही हम लोगों को अपने राइट्स यानी हक मिलते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से लग रहा है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर में आपको यही समझाया जाएगा कि हमारे संविधान में क्या क्या राइट्स हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में इन डिटेल पढ़ोगे। तो हमारे संविधान का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर हमने फंडामेंटल राइट्स का जिक्र कर रखा है। इस पार्ट 3 में ये भी मेंशन हो रखा है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ लिमिट्स हैं क्या। In the past 6 decades, the scope of rights has changed and in some respects expanded। कह रहे हैं टाइम के साथ साथ कई बार हमारे राइट्स चेंज होते हैं, कई बार हमारे राइट्स बढ़ भी जाते हैं। तो जब तक आप लोग ये चैप्टर फिनिश करोगे मेरे साथ, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं हमारे अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आप ये भी सीखोगे कि संविधान हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है। हमें इस चैप्टर में यह भी समझ में आएगा कि जुडिशरी का क्या रोल होता है, जुडिशरी हमारे राइट्स को कैसे प्रोटेक्टेड रखती है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स तो आप समझोगे ही, साथ ही साथ डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, वो आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी आप इसी चैप्टर में समझोगे। कूल है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो मतलब एक इंट्रोडक्शन था कि भाई ये होने वाला है इस चैप्टर में। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। राइट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये चीज समझ में आए। एनसीईआरटी में आपको 2 एग्जाम्पल्स, 2 कहानियां बता रखी हैं एंड इन कहानियों को पढ़ने के बाद, कहानी मतलब एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि राइट सही में हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमें बताया जा रहा है कि 1982 के एशियन गेम्स में इंडिया में क्या हुआ। ठीक है, तो 1982 में हमारे यहाँ एशियन गेम्स चल रहा था, तो उसके लिए हमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क करना था। तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करा
एंड उन कॉन्ट्रैक्टर से बोला कि भाई आप लोग लेबर्स लेकर आओ जो कि हमें इस कंस्ट्रक्शन में मदद करेंगे। तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करा, ये बहुत पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को उठाकर ले आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत पुअर वर्कर्स को ले आते हैं एंड इन पुअर वर्कर्स से फ्लाईओवर्स और स्टेडियम्स बनवाए जाते हैं। These workers were kept in poor working conditions. इन वर्कर्स को बहुत ही बेकार हालातों में, बहुत पुअर कंडीशंस में रखा जा रहा था एंड इनको पैसा तो बहुत ही कम दिया जा रहा था। जो मिनिमम वेज होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज डिसाइड करती है कि कम से कम लोगों को इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए, तो मिनिमम वेज से भी कम सैलरी दी जा रही थी इन वर्कर्स को इस कंस्ट्रक्शन के दौरान। इसी टाइम पर एक सोशल साइंटिस्ट की एक टीम होती है, आप लोग भी ह्यूमैनिटीज में आगे पढ़कर सोशल साइंटिस्ट बन सकते हो। तो सोशल साइंटिस्ट की एक टीम होती है, इनके पास ये खबर पहुंचती है कि वर्कर्स को बहुत पुअर कंडीशंस में रखा जा रहा है एंड ये सोशल साइंटिस्ट की टीम इस इशू को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाती है। ठीक है, तो ये सोशल साइंटिस्ट की जो टीम है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि अगर आप एक इंसान को मिनिमम वेज से भी कम सैलरी दे रहे हो तो वो फोर्स लेबर या फिर बेगार, फोर्स लेबर के बराबर होता है। फोर्स लेबर का मतलब है किसी से जबरदस्ती काम करवाना, उन्हें सैलरी भी ना देना, या इस केस में जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उससे भी बहुत कम देना, ये सब फोर्स्ड लेबर के कैटेगरी में आ जाता है। और हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है जिसे हम कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये कहा जाता है कि फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस टाइप की चीजें बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो सोशल साइंटिस्ट ने कहा कि अगर आप इन लेबर्स को इतनी कम सैलरी दे रहे हो तो ये तो भाई फोर्स लेबर के बराबर हो गया, और फोर्स लेबर तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समझा इस बात को एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्या कहा कि ये जो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स हैं जिनसे हम फ्लाईओवर्स एंड स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, इनको प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। इससे आपको समझ में आया कि राइट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इस केस में राइट्स के वजह से हजारों में लोगों को प्रॉपर सैलरी मिल पाई। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे मचाल लालुंग के बारे में, जो कि सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड के थे जब उनका अरेस्ट हो जाता है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आसाम में रहते थे एंड मचाल के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने किसी को बहुत ज्यादा इंजर करा है, बहुत मारा है, पीटा है। ठीक है, तो उस टाइम के अराउंड उनका ट्रायल होना था, ठीक है, कोर्ट में हाजिरी वगैरह होनी थी, पर उस टाइम पे मचाल जो थे वो मेंटली स्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो उनको ऑर्डर कर दिया जाता है कि आप लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली मेंटल हॉस्पिटल में जाओ और वहां से अपना ट्रीटमेंट करो, और फिर जब आप ठीक हो जाओगे तब आप कोर्ट में आना, आपका ट्रायल होगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि आपके साथ क्या करना है। तो मचाल बात मानते हैं कोर्ट की, मचाल जाते हैं हॉस्पिटल में, बढ़िया उनका ट्रीटमेंट होता है, उनका ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल होता है, मचाल एकदम फिट बन जाते हैं। तो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स 2 बार जेल अथॉरिटीज को याद दिलाते हैं कि मचाल ठीक हो गया है, आप इनका ट्रायल करा दो। ठीक है, एक बार 1967 में याद दिलाते हैं, एक बार 1967 और एक बार 1996 में याद दिलाते हैं कि मचाल इज फिट, मचाल का ट्रायल करा सकते हैं हम लोग। ठीक है, पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, जेल अथॉरिटी ने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज के ऊपर, एंड इस वजह से मचाल काफी लंबे टाइम तक जुडिशियल कस्टडी में ही फंस जाते हैं, कोर्ट तक वो पहुंच ही नहीं पाते। फाइनली मचाल को पता है कब रिलीज करा जाता है, जुलाई 2005 में। जब वो 23 इयर्स ओल्ड थे तब उन्हें अरेस्ट करा, जब उन्हें जेल के बाहर निकाला तब उनकी एज क्या थी, 77। ठीक है, तो मतलब 54 इयर्स उन्होंने अपने लाइफ के कस्टडी में ही गुजार दिए। और इसका कारण क्या था, कारण ये था कि कोर्ट में कभी उनका केस उसके बाद आया ही नहीं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग एक सेंटेंस कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब है कि इंसाफ अगर बहुत बाद में मिल रहा है ना, तो वो इंसाफ ना मिलने के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो इनके केस में क्या था
इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता दी। हो सकता है मचाल पढ़ाई करता, तरक्की करता, देश के लिए कुछ करता, पर मचाल को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। और पता है 77 के एज में भी उन्हें फ्री कैसे किया जाता है? एक टीम आती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंडर, एंड वो इंस्पेक्शन कर रही होती है अलग अलग स्टेट्स में। तो उनका ध्यान जाता है कि मचाल तो पूरे लाइफ जेल में ही रहे हैं, फिर एक ट्रायल स्टार्ट होता है एंड फिर इनको फ्री कर दिया जाता है। Our constitution gives every citizen the right to life and liberty. This means that every citizen must also have the right to fair and speedy trial. हमारे संविधान में एक राइट है जिसे हम कहते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसी के अंडर एक चीज आ जाती है कि हर एक सिटीजन के पास इंडिया में ये हक है कि अगर उनके खिलाफ कोई केस हो जाता है, उनके ऊपर कोई इल्जाम लग रहा है, तो उन्हें प्रॉपर तरीके से एक ट्रायल मिलना चाहिए, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। मचाल के केस में उनको ये हक नहीं दिया गया। Machal's case show what happens when rights granted by constitution are not available in practice. मचाल के एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि काफी बार तो ऐसा होता है कि संविधान में तो राइट्स लिखे हुए होते हैं, पर वो राइट्स जनता तक पहुंच नहीं रहे होते। In the case of first instance, there was violation of rights provided in the constitution. एशियन गेम्स वाले एग्जाम्पल में भी क्या था? संविधान के राइट्स के खिलाफ हो रहा था कि लोगों को सैलरी कम दी जा रही थी, पर फिर कोर्ट में इस चीज को उठाया गया एंड वर्कर्स को ठीक ठाक सैलरी मिलने लग गई। The constitution guarantee of the right against exploitation ensured justice. तो फाइनली क्योंकि हमारे संविधान में ये एक राइट था कि लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, तो हमारे वर्कर्स को इंसाफ यानी जस्टिस मिल जाता है। ठीक है, तो ये दो कहानियां थी। इन दो कहानियों को समझने के बाद आपको थोड़ा और आइडिया लगा होगा कि हाँ, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, राइट्स के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिल ऑफ राइट। बोथ दीज एग्जाम्पल शो इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। ये मैंने आपको बताया, इन दोनों कहानियों से हमें ये तो समझ में आ गया कि यार राइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। A democracy must ensure that individuals have certain rights and that government will always recognize these rights. कह रहे हैं डेमोक्रेसी में इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हर एक इंसान को अपने राइट्स मिले और गवर्नमेंट जनता के राइट्स को प्रोटेक्टेड तरीके से रखे। It is often a practice in most democratic countries to list the right. ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या करती हैं, वो एक लिस्ट बना देती हैं कि भाई हम अपने सिटीजन्स को ये राइट्स देंगे। ठीक है, तो ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के संविधान में ही एक लिस्ट बनी हुई होती है कि हम अपने सिटीजन्स को ये राइट्स देना चाहते हैं। तो एक ऐसा लिस्ट जिसमें सिटीजन के राइट्स लिखे हुए हैं एंड एक ऐसा लिस्ट जिसको संविधान प्रोटेक्ट कर रहा है और उसमें सिटीजन के राइट्स लिखे हुए हैं, उस लिस्ट को हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। इजी, बिल ऑफ राइट्स क्या है? ये एक लिस्ट है जिसमें हमने जनता के राइट्स को लिखा हुआ है। ठीक है, अ बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स का फायदा क्या है? हमने एक लिस्ट बना रखी है कि जनता के पास ये राइट्स है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट हमारे इन राइट्स के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। फ्रॉम whom does a constitution protect the right of the individual? तो जब हम जनता को राइट्स देते हैं तो जनता को एग्जैक्टली किससे प्रोटेक्शन मिल रही होती है वो समझते हैं। ठीक है, तो हमारे राइट्स छीन कौन सकता है? कोई भी एक दूसरा इंसान। जैसे राइट टू इक्वालिटी मेरा राइट है, कल को अगर कोई मेरे साथ भेदभाव कर दे तो वो दूसरा इंसान मेरे से राइट्स छीन रहा है ना, तो कोई भी एक दूसरा इंसान तुमसे तुम्हारे राइट्स छीन सकता है। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई मान लो कोई कॉलेज भेदभाव कर रहा है, कोई स्कूल, कोई कंपनी भेदभाव कर रही है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हारे राइट्स को छीन सकती है। और कौन छीन सकता है तुम्हारे राइट्स को? कई बार तो गवर्नमेंट से भी लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं जहां पर एक कंट्री की गवर्नमेंट खुद ही के सिटीजन्स को परेशान कर रही होती है, तो गवर्नमेंट से भी हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, On the other hand, the organs of government in the course of their functioning may violate the rights of the person. कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी,
ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ये तीनों अपना काम कर रहे हो तो जाने अनजाने में ये हमारे राइट्स को छीन ले, राइट्स को वायलेट कर दे, तो हमें गवर्नमेंट से भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, तो राइट से किन किन से प्रोटेक्शन मिलता है? किसी दूसरे रैंडम इंसान से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और हमें गवर्नमेंट से भी प्रोटेक्शन मिलता है। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तो ओवरऑल इन जनरल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा अपने इंडिया के संविधान के ऊपर नजर डालते हैं। कह रहे हैं कि जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे आजादी के लिए, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, हमें तभी समझ में आ गया था कि राइट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, काफी सारे राइट्स तो हमने आजादी के टाइम पर ही ब्रिटिशर्स से बोलना स्टार्ट कर दिया था कि भाई हमें ये राइट दो, वो राइट दो। तो जब हमारा संघर्ष चल रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, हमें तभी समझ में आने लग गया था कि राइट्स तो बहुत जरूरी हैं। ठीक है, और क्या था, एक कमिटी बनी थी जिसे हम मोतीलाल नेहरू कमिटी कहते हैं। मोतीलाल नेहरू कमिटी ने बहुत पहले 1928 में ही ये मांग रखनी शुरू कर दी थी कि भाई हमें तो बिल ऑफ राइट्स चाहिए, हमें एक लिस्ट चाहिए जहां पे इंडिया के सारे लोगों के, इंडिया के सिटीजन्स के राइट्स लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो बहुत पहले से हमारे देश के लीडर्स को ये अवेयरनेस थी कि हमें तो राइट्स चाहिए। तो इसी वजह से जब आजादी मिलने के बाद हमारा संविधान बन रहा होता है ना, तो सारे लीडर्स झट से मान जाते हैं कि हाँ, संविधान में राइट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, संविधान से लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। The Constitution listed the rights that would be specially protected and called them fundamental rights. वैसे तो हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, पर कुछ ऐसे राइट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड उन राइट्स का जिक्र अलग से हमारे संविधान में हो रखा है। उन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल शब्द का क्या मतलब है कि ये राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमने इन्हें अलग से अपने संविधान में मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का ध्यान रखता है कि कल को गवर्नमेंट इन राइट्स के खिलाफ कुछ ना करे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बाकी राइट्स से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? बाकी राइट्स हमें कैसे मिलते हैं? मान लो कल को अगर गवर्नमेंट कोई कानून बना ले तो उस कानून के थ्रू भी हमें बाकी नॉर्मल राइट्स मिल सकते हैं, पर फंडामेंटल राइट्स हमें कहां से मिल रहे हैं? फंडामेंटल राइट किसी ऑर्डिनरी कानून से नहीं, फंडामेंटल राइट हमें अपने संविधान से मिलते हैं। तो इस मामले में फंडामेंटल राइट और कोई बाकी ऑर्डिनरी राइट अलग है। और कैसे अलग है फंडामेंटल राइट या कोई और राइट? ऑर्डिनरी राइट्स को हम बदल सकते हैं, तो अगर आप कानून बदलोगे तो ऑर्डिनरी राइट भी बदल जाएगा। पर अगर आपको फंडामेंटल राइट बदलना हो तो फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए सिर्फ कानून बदलने से कुछ काम नहीं बनेगा, आपको संविधान को ही बदलना पड़ेगा, तब जाके हमारा फंडामेंटल राइट बदल पाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन को अलाउड नहीं है फंडामेंटल राइट के खिलाफ कुछ करना। वैसे तो आगे जाकर हमारा एक अलग सा चैप्टर आएगा पूरा जुडिशरी के ऊपर, तब भी आपको ये चीज समझ में आएगी, पर अभी यहाँ पे शॉर्ट में बता रखा है कि जुडिशरी का ये काम है कि जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। जुडिशरी इस चीज का ध्यान रखती है कि गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा ना करे जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। ठीक है, अगर कल को एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर्स ऐसा कोई भी काम करते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा, तो ऐसे में जुडिशरी उनके एक्ट्स को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो मान लो लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना लिया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो जुडिशरी बीच में आकर बोल सकती है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो इलीगल है, ये तो गलत है। However, fundamental rights are not absolute or not unlimited rights. ठीक है, और अनलिमिटेड राइट्स। गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अनलिमिटेड आजादी दे दी। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ हद, अरे वाह, गवर्नमेंट कुछ हद तक तुम्हारे इन राइट्स को लिमिट कर सकती है। ठीक है, जैसे फ्रीडम
इक्वालिटी, है ना, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट हैं। जैसे एक राइट है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ भी बोलने लग जाऊं, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब तुम्हें जो सही लगे तुम वो बोल सकते हो, तुम अपना ओपिनियन रख सकते हो आगे। पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब थोड़ी है कि तुम किसी को भी गाली दे दोगे, रुला दोगे, कुछ भी बोल दोगे, रैंडम लोगों को डांट दोगे। नहीं ना, ऐसा तो तुम नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि तुम किसी को कुछ भी कह के बोल दोगे कि भाई मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम्हारे पास अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। कुछ लॉजिकल, क्या चल रहा है भाई, कुछ लॉजिकल रोक टोक लगा सकते हैं तुम्हारे राइट्स के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी क्या होगा, चैप्टर में एक एक करके हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में एक लिस्ट भी दे रखी है सारे फंडामेंटल राइट्स की, आप चाहो तो उस लिस्ट को देख सकते हो। पर वैसे भी एक एक करके उन सारे राइट्स को इन डिटेल हम पढ़ने ही वाले हैं। स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वालिटी से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी समझने के लिए हम दो इमेजिनरी कहानियों को पढ़ेंगे। ये कहानियां इमेजिनरी हैं, पर ये आज के टाइम पर भी ऐसी चीजें इंडिया में होती हैं, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी समझने के लिए पहली कहानी जो आप लोग समझोगे वो है स्वदेश कुमार के बारे में। तो स्वदेश कुमार अपने गांव गए हैं, ठीक है, एंड अपने साथ वो अपने किसी दोस्त को भी लेकर गए हैं। वहां पर वो अपने गांव में जाते हैं एक शॉप में, और वो और उनके दोस्त डिसाइड करते हैं कि चलो चाय पीते हैं। तो जो शॉपकीपर है वो स्वदेश कुमार को तो जानते थे, पर उनके दोस्त को नहीं जानते थे। तो शॉपकीपर ने उनके दोस्त से पूछा कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो जो दोस्त है उन्होंने अपना पूरा नाम बताया। तो जब पूरा नाम बताया उन्होंने शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर को एक आइडिया लग गया कि यार ये जो दोस्त है स्वदेश कुमार का, ये तो दलित है। तो ऐसे में पता है शॉपकीपर क्या करते हैं, वो स्वदेश कुमार को तो चाय प्रॉपर कप में देते हैं, और जो उनके दोस्त थे उनके दोस्त को चाय अर्दन कप में दी जाती है। अर्दन कप मतलब कुल्हड़ होता है ना, यूज एंड थ्रो वाला, अर्दन कप में उनके दोस्त को चाय दी जाती है और स्वदेश कुमार को प्रॉपर कप में चाय दी जाती है। तो क्या है, ये गलत है ना, ये भेदभाव का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो एक टीवी चैनल है, टीवी चैनल में 4 न्यूज रीडर्स हैं, ठीक है। इन चारों न्यूज रीडर से बोल दिया जाता है कि अब से कल से तुम चारों स्क्रीन पर नहीं जाओगी, तुम्हें हम लोग टीवी पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और ये चारों जो है, ये चारों जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं, ये चारों विमेन हैं। इनसे क्या रीजन दिया जाता है कि अब से तुम टीवी पे नहीं जाओगी। इन चारों से बोला जाता है कि तुम्हारी एज 45 से ऊपर हो गई है, तो इसीलिए अब हम आप लोगों को लाइव टीवी पर नहीं भेजेंगे, ठीक है। पर इसी न्यूज चैनल पर लड़के हैं, लड़के मतलब मेन हैं, जिनकी एज 45 से ऊपर हो गई है, पर उनको कोई मना नहीं कर रहा, वो आराम से टीवी पे जा रहे हैं, वो आराम से अपना न्यूज रीडिंग कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी भेदभाव हो रहा है, ठीक है। पहले एग्जाम्पल में क्या था, स्वदेश कुमार, वो चाय वाले एग्जाम्पल में क्या था, कास्ट के आधार पर भेदभाव हो रहा था, जो कि करना बहुत गलत है। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये न्यूज रीडिंग वाला टीवी वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या ऐसा भेदभाव करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है जिसे हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, यही सोचकर ये राइट बनाया गया था कि देश में भेदभाव ना हो। राइट टू इक्वालिटी में कहा जाता है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, शॉप, होटल, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, टेम्पल्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इन सब में हम लोग इक्वल हैं, ठीक है। आप जैसे मंदिर में किसी को ऐसा नहीं बोला जा सकता कि तुम नहीं आ सकते, तुम्हारा तो ये कास्ट है, तुम्हारा तो ये वो है, तुम नहीं आ सकते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पब्लिक प्लेसेस में हमारा इक्वल एक्सेस रहता है। और क्या कह रहे हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पर भेदभाव करना अलाउड नहीं है। अगर गवर्नमेंट, मान लो कल को गवर्नमेंट जॉब में कोई वैकेंसी आती है,
तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम इस कास्ट के लोगों को हायर नहीं करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी भेदभाव करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये राइट इंडिया के कंटेक्स्ट में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का इतिहास रहा है। आपको पता है कि अनटचेबिलिटी भी फॉलो किया जाता था इंडिया में। अनटचेबिलिटी मतलब कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों से बोल दिया जाता था कि तुम मंदिर में नहीं आ सकते, तुम वेल में नहीं, तुम गांव के वेल को नहीं यूज कर सकते। एक ऐसा एक थिंकिंग था कि अगर इन लोगों ने किसी चीज को टच कर दिया तो वो इम्प्योर हो जाएगा, तो इसे अनटचेबिलिटी कहते हैं। बहुत ही बेकार प्रैक्टिस था, पर आज के टाइम पे हमने संविधान में लिख दिया है कि अनटचेबिलिटी किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी हमारे देश में अलाउड है ही नहीं। इस राइट में, राइट टू इक्वालिटी में एक और चीज कही जाती है कि आप लोग अपने नाम के आगे कोई टाइटल लगाकर किसी और को नीचा नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो एकेडमिक टाइटल लगा सकते हो, डॉक्टर हो अगर आप तो डॉक्टर लगा दो, मिलिट्री से कोई अगर आपको टाइटल मिला है, कर्नल वगैरह ऐसे करके कोई टाइटल मिला है तो आप वो लगा लो, पर उसके अलावा आप अपने नाम के आगे कोई फालतू टाइटल लगाकर किसी और को नीचा नहीं दिखा सकते, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी के थ्रू हम इंडिया को एक ऐसा डेमोक्रेटिक देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हर सिटीजन बराबर होगा, जहां पर हर सिटीजन को बराबर तरीके से इज्जत दी जा रही होगी, ठीक है। तो हमारे जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रियम्बल मतलब जो फर्स्ट पेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी इक्वालिटी का जिक्र किया जाता है। इक्वालिटी के बारे में दो चीजें कही जाती हैं। एक तो कहते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मतलब हम सब बराबर हैं। इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। हम सबके लिए डेवलपमेंट करना, हम सबके लिए अपॉर्चुनिटीज, हम सबके लिए चांसेस बराबर मिलने चाहिए, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? सोसाइटी के हर कम्युनिटी को बराबर बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे संविधान में ना एक और चीज बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि गवर्नमेंट कोई स्पेशल स्कीम बना सकती है, कोई स्पेशल पॉलिसी बना सकती है चिल्ड्रन, विमेन या बैकवर्ड क्लास को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो अगर जैसे रिजर्वेशन पता होगा ना सबको, हमने ओबीसीज जो हैं इनके साथ इंडिया के इतिहास में बहुत भेदभाव करा, तो इनको प्रमोट करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई कदम ले रही है तो वो गलत नहीं है। विमेन या चिल्ड्रन को एंकरेज करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई कदम ले रही है वो गलत नहीं है, ऐसा हमारे संविधान में क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। You would have wondered why there are reservation if we follow principle of equality, ठीक है। कह रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचते हो कि हम रिजर्वेशन लगा ही क्यों रहे हैं, इक्वालिटी और रिजर्वेशन ये तो दो चीजें मैच नहीं करती, ठीक है। पर रिजर्वेशन के पीछे का लॉजिक ये है कि हमने इतिहास में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत नीचा दिखाया, बहुत परेशान करा, तो अब हम उस कम्युनिटी को मौके दे रहे हैं ताकि वो बाकी सारे लोगों के बराबर आ सके, ओके। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 16 में भी जिक्र किया गया है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन explicitly clarifies that a policy like reservation will not be seen as violation, ठीक है। आर्टिकल 16 में भी क्लियरली बोला है कि अगर हमारी गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही है तो वो सही है, वो इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, ठीक है। हम लोग रिजर्वेशन लगाकर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो आर्टिकल्स हमारे बुक में मेंशन्ड है। आर्टिकल 16 का तो मैंने बता दिया, इसमें ये लिखा गया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो रिजर्वेशन लगाकर बैकवर्ड क्लासेस को प्रमोट कर सकती है। आर्टिकल 21 में क्या कहा जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 में कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा हक है कि हम अपने लाइफ को और अपने लिबर्टी, अपने आजादी को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल्स हमारे बुक में मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इक्वालिटी, लोगों को बराबर रखना तो जरूरी ही है, साथ ही साथ आजादी यानी फ्रीडम या फिर लिबर्टी, इन दोनों को भी डेमोक्रेसी में बचाकर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इक्वालिटी के बिना फ्रीडम के बारे में नहीं सोच सकते, है ना। आजादी के बिना बराबरी के बारे में नहीं सोच सकते, बराबरी के बिना आजादी के बारे में नहीं सोच सकते। इक्वालिटी और फ्रीडम ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो साथ में चलती हैं। हाउएवर इट डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी बताया, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम जो तुम्हारा मन कर रहा है वो कर सकते हो, ऐसा नहीं है राइट्स का मतलब। ठीक है, अगर ऐसा होने लग गया तो बहुत सारे लोग परेशान होने लग जाएंगे। ठीक है, फ्रीडम्स आर डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल एंजॉय हर फ्रीडम। ठीक है, जैसे अगर मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करूं तो तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरीके से यूज करो कि सामने वाले इंसान को दिक्कत ना हो, उसे भी अपना फ्रीडम मिले और तुम्हें भी अपना फ्रीडम मिले। किसी और को परेशान करके अगर तुम अपने राइट्स को ले रहे हो तो वो गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस टॉपिक को समझते हैं। द फोरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, उसके बारे में समझते हैं। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर्स ले डाउन अंडर द लॉ। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड पर्सनल लिबर्टी। आप किसी से एक पर्सन की लाइफ को नहीं छीन सकते अनलेस बाय लॉ, ऐसा बोला जा रहा है। आप किसी से एक पर्सन की आजादी भी नहीं छीन सकते। दैट मीन्स नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। इसमें यह आ जाता है कि आप किसी को फालतू में अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है तो उस इंसान को बताना होगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। इफ अरेस्टेड द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। अगर एक इंसान को अरेस्ट कर लिया गया है तो उस इंसान के पास ये हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, और चाहे तो एक लॉयर को भी हायर करे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो ये मैंडेटरी है कि पुलिस को उस इंसान को किसी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होगा 24 आवर्स के अंदर अंदर। मैजिस्ट्रेट मतलब ये जुडिशियरी के ऑफिसर होते हैं जो माइनर केसेस को संभालते हैं। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर किसी को अरेस्ट करा तो उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना होगा। ठीक है, एंड उसके बाद मैजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैजिस्ट्रेट पुलिस के पार्ट नहीं होते, जुडिशरी के पार्ट होते हैं। मैजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि क्या इस इंसान को अरेस्ट करना सही था या सही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दिस राइट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू अ गारंटी अगेंस्ट टेकिंग अवे ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ but has wider application. Various judgment of Supreme Court have expanded the scope of this right. Supreme Court has ruled that this right also includes right to live. कह रहे हैं कि ये राइट हमने सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया ताकि हम लोगों के लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए, टाइम के साथ साथ ये राइट और एक्सपैंड हो गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि इसी राइट के अंडर आ जाता है कि सिटीजन्स डिग्निटी के साथ जी पाए, है ना। एक सिटीजन अपनी लाइफ रिस्पेक्ट के साथ जी पाए, उस सिटीजन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, कोई उसे परेशान करे, उसका फायदा उठाए, ये सारी चीजें भी अलाउड नहीं है। एक मिनिमम रिस्पेक्ट के साथ एक सिटीजन का राइट है कि वो जी पाए। ठीक है, द कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, दैट इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इसी राइट के अंडर ये भी आ जाता है राइट टू शेल्टर। हमारे पास राइट है कि हमें एक शेल्टर मिले जहां पर हम बेसिक रिस्पेक्ट के साथ जी पाए। हमारे पास ये राइट है कि हमें लाइवलीहुड का कोई तरीका मिले, जॉब मिले, बेसिक पे मिले, ये सब भी इसी राइट के अंडर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम एक इंसान को कब अरेस्ट करते हैं, जब उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट आती है ना। नॉर्मली मान लो पुलिस के पास कोई खबर पहुंची कि यार उस इंसान ने चोरी कर ली, इस इंसान ने मर्डर कर दिया, तो उस इंसान को जाकर पुलिस अरेस्ट करती है। पर हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन भी है। कभी कभी पुलिस
एक इंसान को तब भी अरेस्ट कर सकती है अगर उस इंसान ने कुछ नहीं करा, पर पुलिस को शक है कि ये इंसान आगे जाकर कोई क्राइम कर सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा टाइप का अरेस्ट जो कि सिर्फ शक के वजह से किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक रैंडम एग्जांपल है, मान लो पुलिस को न्यूज पहुंची कि कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है 1 हफ्ते के अंदर। तो पुलिस को अपने एरिया का आइडिया है, पुलिस को पता है कि यार अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो कौन कर रहा होगा। तो पुलिस ने क्या करा, उन्हें 2-3 लोगों के ऊपर शक था कि अगर होगा 1 हफ्ते में बॉम्ब ब्लास्ट तो ये 2-3 लोग ही शायद कराएंगे। तो पुलिस ने शक के वजह से उन 2-3 लोगों को 1 हफ्ता जेल में डाल दिया। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर और पीस, इट कैन डिटेन और अरेस्ट द पर्सन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब है कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा फील होता है कि एक इंसान बाकी लोगों को आगे जाकर परेशान करेगा, सोसाइटी को परेशान करेगा, सोसाइटी में शांति और सिक्योरिटी को छीन लेगा, तो सिर्फ इस शक के वजह से भी उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। पर ध्यान रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन सिर्फ 3 महीने के लिए होता है। तो अगर हम किसी को सिर्फ शक के वजह से अरेस्ट कर रहे हैं तो 3 महीने तक हम उसे जेल में रख सकते हैं। 3 महीने के बाद एक एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाती है, कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है एंड एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करती है इस सिचुएशन को। तो अगर एडवाइजरी बोर्ड 3 महीने के बाद कह देती है कि यार ये सही नहीं है, इस इंसान को छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, तो फिर उस इंसान को छोड़ दिया जाएगा। पर अगर एडवाइजरी बोर्ड कहेगी कि नहीं नहीं इसे तो बढ़िया सही अरेस्ट कर रखा है, तो ऐसे में उस इंसान को अरेस्टेड रखा जाता है। ठीक है, तो ये इतना पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन तो बहुत इफेक्टिव टूल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू हम इंडिया में बहुत सारी चीजों को हैंडल कर पा रहे हैं, शांति बनाए रख पा रहे हैं, सिक्योरिटी बनाए रख पा रहे हैं। पर हमने ऐसा भी होते हुए देखा है कि बहुत सारे केसेस में हमारी गवर्नमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन को मिसयूज करती है। थोड़ा सा सोचो, अगर गवर्नमेंट को मान लो किसी एक आदमी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को बदला लेना है एक आदमी से, गवर्नमेंट सोच रही है कि इसे तो मैं जेल में डालना चाहता हूं, पर वो इंसान अच्छा है, उसने कुछ गलत ही नहीं करा, तो ऐसे में गवर्नमेंट उस इंसान को कैसे जेल में डाल सकती है? उसके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन डाल दो कि यार हमें तो शक है तुम आगे जाकर कोई क्राइम करोगे, और फिर वो बेचारा इंसान कम से कम 3 महीने के लिए तो फंस ही जाएगा जेल में। तो ऐसे भी केसेस हैं जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन को मिसयूज किया जा सकता है। देयर इज अ क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ऐसे में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के हिसाब से तो कोई तुम्हें फालतू में अरेस्ट नहीं कर सकता, पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के हिसाब से सिर्फ शक के वजह से भी तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बीच में थोड़ा सा टेंशन है, एक क्लैश है। ठीक है, ये आपको इस लाइन में समझाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अदर फ्रीडम्स। You can see that under the right to freedom there are some other rights as well. Right to freedom के अंडर और भी बहुत सारे राइट्स हैं। ठीक है, पर आपको फिर से समझाया जा रहा है ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब अनलिमिटेड नहीं है ये राइट्स। गवर्नमेंट तुम्हारे इन राइट्स के ऊपर रोक टोक लगा सकती है। ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई भी स्पीच दे दो, लोगों को धमकाओ, डराओ, भड़काओ। ठीक है, ये सब करना अलाउड नहीं है। एक हमारा राइट होता है फ्रीडम टू असेंबल, तो अगर कल को हम सारे लोग साथ में मिलकर पार्क में मिलना चाहे हम मिल सकते हैं, पर फ्रीडम टू असेंबल का मतलब ये नहीं है कि हम सारे लोग बंदूक लेकर वहां इकट्ठा हो जाए और वायलेंस करने लगे। ठीक है, तो फ्रीडम टू असेंबल कहता है कि हो जाओ असेंबल, मिल लो तुम लोग, पर शांति से मिलो, कोई वेपन वगैरह लेकर मत मिलो। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब सही लगे वो रीजनेबल लॉजिकल तरीके से हमारे इन राइट्स के ऊपर लिमिटेशन लगा सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को जरूरी लगे रीजनेबल तरीके से, लॉजिकल तरीके से रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है। पर ऐसे पावर्स को अगेन मिसयूज करना बहुत आसान है। ठीक है, मान लो कि कुछ लोग हैं, वो लोग ग्रुप बनाकर दिल से
गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने मान लो कोई बेकार कानून बनाया तो कुछ लोग साथ में मिले और ये लोग स्ट्राइक करने लग गए गवर्नमेंट के खिलाफ। इस स्ट्राइक में वायलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, ये लोग प्यार से आराम से बैठ के गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ये चीज अच्छी नहीं लगी तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 5 से ज्यादा लोग साथ में मुझे दिखने नहीं चाहिए। तो ऐसे में तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज कर रही है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने पावर्स को इजीली मिसयूज करे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जनता को अवेयर रहना होगा। तुम लोगों को ये चैप्टर्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं यार, इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो तुम्हें पता तो हो कि ये मेरा राइट है, गवर्नमेंट गलत कर रही है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ गलत कर रहा है, ये मेरा हक है। ठीक है, तो तुम्हें अवेयर रहना होगा, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा कि गवर्नमेंट कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ ना करे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग संविधान बना रहे थे ना, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा डर था कि हमने राइट्स के ऊपर कुछ कुछ रोक टोक तो डाल दी, पर कल को कोई इन चीजों को मिसयूज ना कर दे, कह के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी कुछ लीडर्स को डर था। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमने आज के क्लास में आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब बस थोड़ा और आधा और ये चैप्टर बचा है, वो मैं आप लोगों को कल के क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। तो आई होप यहाँ तक ये सेशन आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। और अभी भागो मत, कुछ चीजों को सुनकर जाओ। ये तो हमारी फ्री यूट्यूब क्लास थी, पर अगर आप लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल, नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में लाइव क्लासेस होंगी जहां पर इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। पॉलिटिकल साइंस आप लोग ऑब्वियसली मेरे साथ पढ़ोगे इस बैच में। इस बैच में आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक सेपरेट सेशन लगाया जाएगा। आपको नोट्स दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और फिलहाल हमारे बैच को ज्वाइन करने का ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि मई 18 तक हमारे बैचेस में चल रहा है 25% तक का डिस्काउंट। 25% तक के डिस्काउंट का मतलब है कि आप लोग 16,000 के अराउंड अपने पैसों को बचा पाओगे। पर ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मई 18 तक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे बैच को मई 18 के रात से पहले पहले ज्वाइन कर लेना। तो आप बैच को ज्वाइन कैसे करना है मैं वो भी बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 कह के एक लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी भी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में सेलेक्ट करो कि कितने मंथ्स तक आपको हमारा बैच चाहिए। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। ठीक है, अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, तो तुम जैसे ही यहाँ पर अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। ओके, तो जिसने ज्वाइन कर लिया है बढ़िया, जिसने ज्वाइन नहीं करा जल्दी जल्दी मई 18 से पहले ज्वाइन करो और मेरे साथ अपनी टॉपर लेवल प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। इसके अलावा हमारे अनअकैडमी में अभी चल रहा है अनअकैडमी पोल्स लीग। ये फ्री क्लासेस हैं जहां पर टीचर्स आपको क्विज करा रहे हैं। इन क्विजेस में टॉप कर कर आपको प्राइजेस जीतने का भी मौका मिल सकता है। तो मेरा जो पोल है वो इसी चैप्टर का है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो होगा 30 मई को रात के 9 बजे। तो कोई भी इस पोल को मिस मत करना, अच्छे से 30 मई में तो अभी टाइम है, अच्छे से तैयारी कर लेना और 30 मई के इस क्लास में आओ। फ्री क्लास है, इसका लिंक मैं आपको हर जगह दे दूंगी, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी। इस क्लास में आओ और फिर टॉप करने की कोशिश करो, फिर आपको एक चांस मिल सकता है अनअकैडमी से रिवॉर्ड्स जीतने का। ठीक है, तो 30 मई 9 PM तुम लोग रेडी रहना। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारा एक पोल सेशन होगा। चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को यही सब बताना था।
अगेन आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा. अगर ऐसा है तो इस सेशन को शेयर करो, शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन. चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.